Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss the bioenergetics and role of ATP in bioenergetics. So let's start our topic. Students, हमारा ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, इसका नाम है बायोएनर्जेटिक्स. Bio means living organisms are related to life. Energetics means energies, transformation or relationships. अब इस चैप्टर में हम जो ऑर्गेनिजम्स एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फूड मॉलिक्यूल से और किन प्रोसेसेस के थ्रू करते हैं और किस फॉर्म में करते हैं, इसको हम बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बायोएनर्जेटिक्स और जो टॉपिक है उसमें हम इसके इंट्रो को फोकस करेंगे. आप लोग चैप्टर नंबर 4 में सेल्स की वेरियस ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ चुके हो, लाइक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी apparatus एंड मच मोर. अब इन सभी ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस भी आपने पढ़े. मीन्स सारी की सारी जो ऑर्गेनेल्स हैं विद इन अ सेल सभी अपना अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रही हैं. मीन्स दे आर वर्किंग. अगर काम हो रहा है तो काम के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी. और वो एनर्जी सेल कहाँ से लेते हैं? इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे अपने चैप्टर में या नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें. इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें आपने इंजाइम्स के बारे में पढ़ा. इंजाइम्स को हम कहते हैं इंजाइम्स आर बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स, आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स. इंजाइम्स जो हैं वो भी काम करते हैं. इंजाइम्स का क्या काम होता है? इंजाइम्स का काम होता है या तो कोई चीज़ बनाना, न्यू प्रोडक्ट्स बनाना, या किसी चीज़ की ब्रेकडाउन करके उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना. अब जितने भी सेल के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं इनको हम कोलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म को अगर एक्सप्लेन करें तो हम कहते हैं all the chemical reactions taking place within the body of the organisms are known as metabolism. मेटाबॉलिज्म की फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स हैं. एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरी है एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो पॉइंट अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये है कि जब लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जा रहा है और स्मॉलर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो जब बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं मॉलिक्यूल्स के तो एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. ATP stands for adenosine triphosphate. अब ATP को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को, इसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे. इन शॉर्ट हम कहते हैं कि एनर्जी जो है वो ATP की फॉर्म में बनती है और इसको फिर सेल की फर्दर जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है. ये तो हो गया कैटाबॉलिज्म. अब मेटाबॉलिज्म की एक दूसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल्स को या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक लार्जर मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया जाता है. अब चूंकि इसमें चीज़ बन रही है, एक जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है उससे बिग मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है तो इसमें एनर्जी यूटिलाइज होगी. कैटाबॉलिज्म में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, इसमें एनर्जी जो है वो यूज़ होगी. तो अब ये जो एनर्जी यूज़ होनी है
वो कहाँ से आएगी? वो आएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इन शॉर्ट वी कैन से कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है सारे के सारे, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है या कंज्यूम होती है, और वो एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब ये एटीपी कहाँ से आती है, इसको सिंथेसाइज कैसे किया जाता है, ये सारे का सारा जो है टॉपिक ये हमारे इसी चैप्टर में हम कवर करेंगे। फिर हम कहते हैं कि जो सेल्स हैं, सेल्स में मटेरियल्स जो है मूव करते हैं। सेल को हम ओपन सिस्टम भी कहते हैं। ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि सेल में मटेरियल्स इनसाइड भी मूव कर रहे हैं और सेल्स से मटेरियल जो है वो आउटसाइड भी मूव कर रहे हैं। आप अगर चैप्टर नंबर 4 को रिमाइंड करें ज़रा, तो उसमें आपने मॉलिक्यूल्स मींस लिक्विड्स या सॉलिड मटेरियल्स की सेल के अंदर मूवमेंट को भी एक टर्म से डिनोट किया था, और सेल से जो मटेरियल बाहर निकल जाता है इसको भी एक प्रोसेस के तौर पे आपने पढ़ा था। प्रोसेसेस को हम ब्रीफली देख लेते हैं। अगर कोई मटेरियल सेल के अंदर मूव करता है तो इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स इनसाइड द सेल। लेकिन अगर यही मटेरियल जो है वो सेल से आउटसाइड मूव करता है, मींस सेल के अंदर से मटेरियल बाहर निकल जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। बोथ दीज टू फिनोमिनाज आर एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक हम कहते हैं एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट। अब ये जो एंडोसाइटोसिस है या एक्सोसाइटोसिस है, इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। हमने देखा कि अगर मटेरियल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। लेकिन अगर मटेरियल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है इनसाइड और आउटसाइड द सेल, तो इसको हमने नाम दिया था पिनोसाइटोसिस। इसके अलावा हमने बात की एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करना, यानी एक जगह पर उनकी पहले ही अमाउंट ज़्यादा है तो लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स को फर्दर हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करवाना, इस फिनोमिना को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन तीनों प्रोसेसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर है और वो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब हम आते हैं बायोएनर्जेटिक्स की तरफ कि बायोएनर्जेटिक्स क्या है। बायोएनर्जेटिक्स हम कहते हैं इट इज़ द एनर्जी रिलेशनशिप्स और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स जितने भी एनर्जी रिलेटेड रिएक्शंस हैं या वर्किंग्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन सब को हम देखते हैं बायोएनर्जेटिक्स में। इसके साथ साथ हम कहते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। अब ये कैसे होता है? इन शॉर्ट अगर हम एग्जांपल देखें फूड मॉलिक्यूल्स की, फूड मॉलिक्यूल्स में हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल्स। उसकी हम एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज। आप सब ग्लूकोज से फेमिलियर हैं। ग्लूकोज इज़ अ शुगर। अब ग्लूकोज के अगर केमिकल स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन जो है बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर होती है। फूड मॉलिक्यूल्स में एक्चुअल में जो एनर्जी होती है वो इन फूड मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स, उनमें प्रेजेंट होती है। जैसे ही इस केमिकल बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है केमिकल बॉन्ड्स में, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसको जब ब्रेक करके एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है तो उस एनर्जी को फिर हम एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब
हम देखते हैं कि फूड मॉलिक्यूल में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी ब्रेकडाउन कैसे होती है, या ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं या शुगर्स हैं ये बनती कैसे हैं। आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, या कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस का जो फिनोमिना है उनमें होता है। बैक्टीरिया हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। एक हो गया हमारे पास प्लांट्स, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा है हमारे पास एल्गी। ये तीनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, इसके अलावा वाटर को यूज़ करते हैं, और इससे नेक्स्ट जो है ग्लूकोज या कह लें फूड प्रिपेयर करते हैं, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ये ऑक्सीजन बाद में ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। अब चूँकि प्लांट्स, एल्गी और बैक्टीरिया अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अब अगर दूसरी तरफ हम अपनी एग्जांपल लें, लाइक ह्यूमन बीइंग्स, क्या हम अपनी जो फूड है खुद प्रिपेयर करते हैं? द आंसर इज़ नो। हम जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी हम डिफरेंट सोर्सेज से फूड जो है वो गेन करते हैं। जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं मोस्टली वो डिपेंड करती हैं प्लांट्स पे अपनी फूड के लिए। प्लांट्स जो हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी हैं, मींस वो फूड प्रिपेयर करके देते हैं, और प्लांट्स की प्रिपेयर फूड को हेट्रोट्रॉफ्स जो हैं लाइक ह्यूमन बीइंग्स वो कंज्यूम करते हैं और इसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस एनर्जी को फिर यूटिलाइज किया जाता है सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ में। अब हमने बात की कि प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं। अब वो ग्लूकोज ह्यूमन बीइंग्स ने इनटेक किया, अब हमारी बॉडी में उस ग्लूकोज को ब्रेक किया जाएगा। उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो है, यानी उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो प्रेजेंट हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन। जैसे ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी जो है इसको फिर इसमें डिफरेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वो ब्रेक करके फर्दर एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है। इस एटीपी को जैसे ही प्रोड्यूस होती है यूटिलाइज कर लिया जाता है या इसको स्टोर कर लिया जाता है ताकि नेक्स्ट जब ज़रूरत पड़े तो इसको यूटिलाइज किया जाए। अब सेल्स में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। उनसे भी दोबारा से एनर्जी जो है वो प्रिपेयर की जाती है। मींस एडीपी का जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ नॉन एज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें एक फॉस्फेट ऐड कर दिया जाएगा और फर्दर नेक्स्ट स्टेप में जो है दोबारा से एटीपी बन जाएगी। इन शॉर्ट ये सारे के सारे मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करने का ये मकसद है कि आपको पता चले कि एनर्जी जो है वो ह्यूमन बीइंग्स में कैसे प्रोड्यूस होती है, उसका मेजर रोल है ह्यूमंस की लाइफ में। अगर एनर्जी अवेलेबल ना हो, सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती, तो सेल्स की एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी। जब सेल्स अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना छोड़ देंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। और ह्यूमंस जो हैं वो या ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनर्जी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। अब एक और हमारे पास मैकेनिज़्म है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो फिनोमिना है इसमें सेल्स डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 5 में मियोसिस और माइटोसिस के प्रोसेसेस को एक्सप्लेन किया। आपको अब आइडिया हो गया होगा
कि उन चैप्टर्स में हमने देखा कि एक सेल से फर्दर जो है डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब सेल की डिवीजन का जो प्रोसेस है उसमें भी लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि सेल्स ने डिवाइड करने से पहले अपनी डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को डुप्लीकेट करना होता है, प्रोटीन्स बनानी होती हैं। तो इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ के लिए सेल्स को जो चीज़ रिक्वायर है वो है एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं अवेलेबल होगी तो सेल्स जो हैं वो डिवाइड भी नहीं कर सकेंगे, न्यू सेल्स भी नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे। सिमिलरली वी कैन से कि अगर एनर्जी नहीं होगी तो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे और रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू जो ऑफस्प्रिंग्स हैं या जनरेशन्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगी। सो द एनर्जी इज़ बेसिक एलिमेंट which plays its important role in the survival of organisms। अब ये सारी की सारी जो एनर्जी है ये प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास वो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स। ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और जब वो बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं तो उनसे एनर्जी रिलीज़ होती है। इस एनर्जी को फिर सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। अब हमारे पास एक और फिनोमेना है जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट? आई होप योर आंसर विल बी यस। एक्टिव जैसा कि नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन होगी। अब एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको ज़रा ब्रीफली हम देख लेते हैं कि क्या है। यूजुअली हमने जो प्रोसेस पढ़ा है डिफ्यूजन का, उसमें हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी जिस चीज़ की जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा होती है वो वहाँ से सिंपली डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू उस साइड पे मूव करती है जहाँ पे उसकी अमाउंट कम हो। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो फिनोमिना है वो डिफ्यूजन के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें मॉलिक्यूल्स को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब जब लोअर से हायर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना है तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जबकि डिफ्यूजन के प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। अब इस डिफरेंस को स्टूडेंट्स आपने हमेशा माइंड में रखना है कि डिफ्यूजन में एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो भी सेल में होती है। सेल में डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होती है और इसके लिए एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड की जाएगी? ये एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा है हमारे पास मोमेंट, उसको भी इसी सेंस में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर है हमारे पास मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब है कि सेल ने अपनी शेप, अपनी स्ट्रक्चर, अपनी ऑर्गेनेलिस, अपनी सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मेंटेन करना है। अब इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि बायो एनर्जेटिक्स जो है वो ऑर्गेनिज्म की या सेल की लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट जो फिनोमिना थे उनको एक्सप्लेन किया। लाइक हमने कहा रिप्रोडक्शन, एंजाइम्स की एक्टिविटी, सेलुलर रेस्पिरेशन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, मेटाबॉलिज्म और इसकी टाइप्स लाइक कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। फिर इसके अलावा हमने देखा कि इन सारे के सारे प्रोसेसेस में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वो है एनर्जी, और जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में चाहिए? एटीपी की फॉर्म में।
ATP को हमने कहा इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हमने साथ ही साथ ये बताया आपको कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है। हमने कहा बायो एनर्जेटिक्स मीन्स द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस आर एनर्जी रिलेशनशिप्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं इनको हम देखते हैं बायो एनर्जेटिक्स में। इन शॉर्ट हमने ये भी बताया कि जो एनर्जी है वो प्रेजेंट कहाँ होती है। हमने कहा केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अब कौन से केमिकल बॉन्ड्स? फूड मॉलिक्यूल्स में जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनकी जब ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी को फिर स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ you have a clear idea about the introduction or the term that is bioenergetics। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।